गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस का 9th चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इसी चैप्टर को मैं आगे डिस्कस करूंगा। कुछ चीज़ें मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको वो चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने वीडियो देखा होगा। तो चलिए आगे बात शुरू करते हैं। अब हम कहते हैं बीटल की एक तीसरी सिचुएशन, तीसरी और दूसरी दो सिचुएशन में अभी आपसे और डिस्कस करूंगा, दूसरी और तीसरी। दूसरी सिचुएशन में हम ये मानेंगे कि मान लीजिए कि जो बीटल्स हैं उनमें एक बार फिर से म्यूटेशन हुआ, एक बार फिर से उनमें जेनेटिक चेंज आया। और इस बार क्या हुआ कि ग्रीन और रेड बीटल के अलावा एक और तीसरी टाइप का बीटल प्रोड्यूस हो गया, यानी कि ब्लू बीटल। वो कैसा था? ब्लू बीटल था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, उस कलर से उसको कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला। इस बार जो चेंज हुआ तो इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला, जैसा कि पहले फ़ायदा मिला था पहले वाले चेंज से। जो ग्रीन कलर का जब वो हो गया था तो कौवे उसको नहीं खा पा रहे थे, लेकिन इस बार उसको कोई इसमें एडवांटेज नहीं मिला। लेकिन तभी एक घटना हुई। क्या घटना हुई वो भी सुनिए। एक हाथी आया और जहाँ पे वो झाड़ियाँ थी जिनमें वो बीटल्स रह रहे थे उसके ऊपर पैर रख दिया उसने। अब क्या हुआ, पैर रखने से मोस्टली इससे पहले क्या हो रहा था कि जो ग्रीन बीटल्स थे उनकी खूब ग्रोथ हो रही थी, जो रेड बीटल्स थे और जो ब्लू बीटल अब जो प्रोड्यूस हुए थे इस तरीके से उनको कौवे खा रहे थे, यानी इनकी पॉपुलेशन बराबर कम हो रही थी, जबकि ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन बिल्कुल तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन अब ये जो घटना हुई, हाथी ने जो पैर रख दिया तो लगभग सारे बीटल्स मर गए। इत्तेफाक से कुछ ब्लू बीटल्स बचे, इत्तेफाक से बच गए। अब जो बच गए उन्होंने फिर से रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और ब्लू बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। अब यहाँ दो बातें हुई। एक चीज़ क्या हुआ कि कलर एडवांटेज ना होते हुए भी, या किसी भी तरीके का एडवांटेज ना होते हुए भी पॉपुलेशन में चेंज आ गया। जो ग्रीन और रेड पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो गई और ब्लू पॉपुलेशन बढ़ गई। इस तरह की जो आपातकालीन स्थिति जो हुई, जो हाथी के पैर रखने से हुई, इस तरह के अचानक से जो चेंज आया, इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इस जेनेटिक ड्रिफ्ट के आने से भी जीन्स की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ जाते हैं, जीन्स की का जो नंबर है वो घट बढ़ जाता है। अब यहाँ क्या हुआ, पहले जो ब्लू कैरेक्टर था वो कॉमन नहीं था। कॉमन क्या था? ग्रीन था। ज़्यादातर जो बीटल थे वो ग्रीन थे, रेड भी कम हो गए थे और ब्लू भी कम हो गए थे। लेकिन अब जो ब्लू कैरेक्टर है वो कॉमन हो गया। यहाँ पर इस चेंज के आने से जो कैरेक्टर पहले एक्सेप्शनल था, जो कैरेक्टर पहले बहुत कम पाया जा रहा था, अब वही कैरेक्टर अब कॉमन हो गया। तो ऐसा भी होता है कि जनरेशन टू जनरेशन जब कई जनरेशन पास हो जाती हैं तो जो कैरेक्टर किसी भी स्पीशीज़ में रेयर होते हैं वही कैरेक्टर ऐसा भी हो जाता है आगे जाके कॉमन हो जाते हैं फिर वो। तो एक ये भी रीज़न होता है इसका एवोल्यूशन का, कि जो कैरेक्टर रेयर होते हैं वो भी फिर आगे जाके कॉमन हो जाते हैं एवोल्यूशन होने की वजह से। ये भी एक तरीके का एवोल्यूशनरी इफेक्ट ही है। अब मैं आपसे एक और सिचुएशन डिस्कस करता हूँ, एक थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में ये हुआ कि जो वो झाड़ियाँ थीं उनमें एक बीमारी लग गई। अब बीमारी लगने से क्या हुआ, झाड़ियों में पत्ते हो गए कम। अब पत्ते कम होने से क्या हुआ, बीटल्स को भोजन कम मिलने लगा। अब जब बीटल्स को भोजन कम मिलने लगा तो बीटल्स जो थे वो दुबले पतले होने शुरू हो गए। उनका जो एवरेज वेट था, जो एक बड़े बीटल का वेट था, वो कम होना शुरू हो गया। बड़े बीटल का वेट कम होने से कई जनरेशन पास हो गई इसी तरीके से, क्योंकि डिजीज चलती रही, रिप्रोडक्शन भी चलता रहा और उनका वेट भी कम होता रहा। लेकिन कुछ जनरेशन बाद जब कुछ पीढ़ियां बीत गई बीटल्स की, तो उसके बाद क्या हुआ, वो बीमारी जो थी उन झाड़ियों में से ख़त्म हो गई। और जब वो ख़त्म हो गई तो अब आप क्या समझते हो कि क्या होगा? क्या अभी बीटल्स का वेट कम रहेगा या बीटल्स का पुराना वेट वापस आ जाएगा? तो मैं यहाँ आपसे बता दूँ कि इसका आंसर ये है कि बीटल्स का जो पुराना वेट है वो वापस आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक टेम्परेरी लॉस था जो भोजन न मिलने की वजह से बीटल्स को हो रहा था। जब वो डिजीज़ ख़त्म हो गई तो फिर से लीव्स बीटल्स को अवेलेबल हो गई। जब बीटल्स को लीव अवेलेबल हो गई तो उनकी जो बॉडी में लॉसेस हुए थे वो कम हो गए। ये जो कैरेक्टर है ये जेनेटिकली पास नहीं होता। इसी के बेसिस पर कैरेक्टर्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक एक्वायर्ड कैरेक्टर और एक इनहेरिटेड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो हम अपने जीवन में अपने अनुभवों से सीखते हैं। हमारे जो भी अनुभव होते हैं वो हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं। और इनहेरिटेड कैरेक्टर वो होते हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने स्विमिंग सीखी, या मैंने स्विमिंग सीखी, या आपने स्विमिंग सीखी, और जब आपके बच्चे आए
अगली जनरेशन आई तो क्या वो स्विमिंग सीखे हुए पैदा होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि स्विमिंग ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो आगे पास होता है। इसी टाइप से आपने पढ़ाई करी, आपने 10th करी या 12th करी या आपने ग्रेजुएशन करी या मैंने PhD करी, लेकिन क्या मेरी आगे वाली संतानें पढ़ी लिखी पैदा होंगी? नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर आगे ट्रांसफर नहीं होता। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आगे जाकर ट्रांसफर होते हैं और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो आगे जाकर आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, पास नहीं होते। तो ऐसे कैरेक्टर जो पास होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर, और ऐसे कैरेक्टर जो पास नहीं होते वो होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। जैसे कि मैं आपको इसका और एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना होगा कोरोना के बारे में कि भाई कोरोना की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी इतने लेवल तक पहुँचने के बाद, 1 करोड़ पार करने के बाद या 70% पेशेंट्स हो जाने के बाद। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसा कैरेक्टर है जो हम उस वायरस के बार बार संपर्क में आने से अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, कि उससे हमें कैसे मुकाबला करना है वो हम सीख लेंगे। तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है एक टेम्परेरी कैरेक्टर है, जो आने वाली जो जनरेशन होगी ये कैरेक्टर उसमें नहीं जाएगा। ये सिर्फ हम सीखेंगे, हम तक ही रहेगा, हमारे साथ ही चला जाएगा। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स है, इससे रिलेटेड एक और एक्सपेरिमेंट किया गया इसी बात को समझने के लिए। उस एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि कुछ चूहे लिए गए और उनकी पूंछ, टेल्स सर्जरी करके काट दी गई, मतलब बिना उनको दर्द पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, सर्जरी करके उनकी टेल्स काट दी गई। लेकिन जब उनकी आगे वाली जनरेशन आई तो कोई भी रैट ऐसा नहीं था जिसके टेल ना हो, सबके टेल थी। फिर दोबारा यही एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर टेल काटी गई, फिर अगली जनरेशन आई, फिर भी उनके जो टेल्स थी वो मौजूद थी। कोई भी ऐसा रैट पैदा नहीं हुआ जो टेल लेस हो। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अगली जनरेशन में पास नहीं होते, जो इनहेरिटेड नहीं होते, एक्वायर्ड होते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। गर्ल्स जो हैं वो कान छिदवाती हैं, आजकल तो खैर बॉयज़ भी छिदवाते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होता कि जिस गर्ल के कान छिदे हुए हों उसकी आगे वाली जनरेशन जो आए उसमें भी बच्चों के कान छिदे हुए हों। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं है। अब इनहेरिटेड कैरेक्टर कौन से होते हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है जैसे चलना, जैसे बोलना। बोलना तो क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, हम सुन कर सीखते हैं, एक तरह से एक्वायर्ड भी कह सकते हैं हम इसको। लेकिन चलना जो होता है ये इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है। चलना हमें कोई नहीं सिखाता, हम अपने आप कदम रखना सीखते हैं। ये हमारे अंदर इनबॉर्न होता है, बस खाली हमें उसको करना होता है। और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो इनबॉर्न होते हैं, जो हमारे अंदर आते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंस है, ये भी एक इनबॉर्न कैरेक्टर है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं उन्हीं की तरह। यानी कि एक इंटेलिजेंस जो है ऐसा कैरेक्टर है जो पास होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, और इससे अगला जो टॉपिक है स्पेसेशन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। यहाँ चलते चलते मैं आपको 2 टर्म्स और बता दूँ यहाँ पे। अब हम आगे जो चीज़ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में क्या रिलेशन है, और यहाँ पर हम 2 तरह के ऑर्गन्स की बात करेंगे जो एक सबूत हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना कि इसका सबूत क्या है कि इवोल्यूशन हुआ है, तो आज मैं आपको इसका एक छोटा सा सबूत बताता हूँ आपको। 2 तरह के ऑर्गन प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं, एक होते हैं होमोलोगस ऑर्गन और एक होते हैं एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और फंक्शन भी सेम होता है, और एनालोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर मैं चमगादड़ के और एक चिड़िया के, कोई भी बर्ड है, उसके विंग्स यानी कि पर, उन दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों उनसे उड़ते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर भी देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इन दोनों में अंतर है। जो बैट के जो विंग्स हैं, चमगादड़ के जो विंग्स हैं, वो सिर्फ उसके स्किन के फोल्ड हैं, स्किन आगे जाके एक्सपेंड हो गई है और उन्होंने एक चादर सी बना ली है उसके शरीर को ढकने के लिए। जबकि जो बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो उनकी रिप्स का मॉडिफिकेशन है, उनकी रिप्स में परिवर्तन होकर वो विंग्स में डेवलप हो गए। तो इस तरह के ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो, यहाँ क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फंक्शन सेम है, तो इस तरह के ऑर्गन्स को हम कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। अब मैं आपको एक होमोलोगस ऑर्गन बता देता हूँ। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और फंक्शन भी सेम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लिम्ब की,
जो वर्टिब्रेट्स में लिम्स होते हैं, यानी हमारे जो हाथ और टांगे हैं, इनको हम लिम्स कहते हैं। हर एक वर्टिब्रेट में मोस्टली इनका स्ट्रक्चर सेम होता है और इनका फंक्शन भी सेम होता है, चलना, मोशन। फर्क इतना है कि हम टांगों से चलते हैं और कुछ एनिमल्स जैसे घोड़ा है, हॉर्स वगैरह है, वो अपने चारों हाथ पैरों से चलते हैं। तो मैमल्स में, मतलब हायर ऑर्गेनिज्म में कहूँ, मैं मैमल्स में कहूँ या वर्टिब्रेट्स में कहूँ, तो इस तरह के ऑर्गन्स जिनका फंक्शन भी सेम होता है और स्ट्रक्चर भी सेम होता है, उनको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन की पहचान, यानी कि जो हमें फॉसिल्स मिले हैं, फॉसिल्स क्या है मैं अगली बार बताऊंगा, उनमें होमोलोगस ऑर्गन भी पाए गए हैं, जिससे ये पता लगता है कि जो आने वाला ऑर्गेनिज्म है वो, और जिसका फॉसिल मिला है, वो उसी का पूर्वज है, यानी उन दोनों में कनेक्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपको इससे अगले पार्ट के वीडियो में। आप जब तक मेरा वीडियो ध्यान से देखिए और डीएम पब्लिक स्कूल से इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। हैव ए ग्रेट टाइम।